पढ़ लिया था और हमने स्वर तथा व्यंजन इन सब के बारे में पढ़ लिया था। व्यंजन में कुछ चीज़ें, 2-3 चीज़ें थोड़ी सी छूटी हुई हैं। तो मैं पहले ही कहता हूं कि जो भी यूपी टीईटी 2023 की तैयारी हमारे इस चैनल द विलेज स्टूडेंट यूट्यूब चैनल के साथ कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों आप कंटिन्यू लेक्चर देखेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्योंकि अब देखिए व्यंजन जो मेरा तीसरा लेक्चर देखेगा उसमें लास्ट में मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी और कभी कभी मैं जानबूझ के छोड़ देता हूं कि अगले सीरीज वो आकर देखें। इसलिए देखें कि कंटिन्यूटी नहीं बनाते हैं ये लोग, आते हैं सिर्फ कोई वीडियो देख के चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जो रेगुलर देख रहा है उसको ये 3-4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं यहाँ से। तो चलिए व्यंजन के जैसे आगत व्यंजन इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे और उच्चारण स्थानों को देखते हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके जो व्यंजन में कुछ चीज़ें छूटी हुई थी उनके बारे में हम देख लेते हैं। कुछ अन्य वर्ण होते हैं जिन्हें ध्वनियाँ कहते हैं, मतलब कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे लुंठित व्यंजन की बात करेंगे तो लुंठित व्यंजन में आपका र वर्ण आ जाता है। पूछ ले कि लुंठित व्यंजन कौन सा है तो आप कहेंगे र ह। अब र को क्यों कहते हैं? क्योंकि जब र आप बोल रहे हैं तो आपकी जीभ क्या है, मुड़ जाती है। क्या होती है? जीभ मुड़ जाती है। जैसे जब बोले ला लोगन तो क्या होता है, बोला र तो र बोले में क्या होता है कि अपन जीभ पूरी मुड़ जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि पूरी जीभ मुड़ जाती है। अच्छा मैंने भोजपुरी बोल दिया, कोई बात नहीं। खैर चलिए, अपनी लैंग्वेज जो है बोलनी चाहिए। और क्यों बोलनी चाहिए? क्योंकि हमारी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने यही प्रस्ताव पारित किया है कि आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? मदर टंग के द्वारा पढ़ाएंगे, मातृभाषा में पढ़ाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की मातृभाषा, वैसे तो हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं हैं, मतलब कहीं पे मिथिला बोली जाती है, कहीं पे भोजपुरी बोली जाती है, कहीं पे अवधी बोली जाती है, कहीं पे इलाहाबादी बोली जाती है, कहीं पे प्रतापगढ़ी। मतलब हर जिले में अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप अपने बच्चों को अपने ज़िले की लोकल लैंग्वेज के द्वारा पढ़ाएंगे। वैसे उत्तर प्रदेश की भाषा की बात की जाए तो हिंदी है, तो हिंदी में हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि आप लोग जाके संस्कृत में पढ़ाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। संस्कृत तो पढ़ाना ही है। तो चलिए आइए देखते हैं। हाँ, आगत ध्वनि की बात करेंगे तो आगत ध्वनि क्या होती है दोस्तों? आगत ध्वनि का मतलब होता है जो आई हुई है, जो हमारी मूल भाषा नहीं है, हिंदी की मूल भाषा नहीं है, वो किसी दूसरी भाषा से एडॉप्ट की गई है। क्या की गई? एडॉप्ट की गई है। मतलब वे ध्वनियाँ जो दूसरी भाषा से हिंदी में आए हैं उन्हें आगत ध्वनि कहते हैं। आगत का मतलब क्या होता है? आया हुआ, ठीक है। जैसे ज, फ, आ, ठीक है। ये चीज़ें क्या है? आई हुई है। ज, फ की बात करेंगे। अच्छा, ज का मतलब ज नहीं, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। जब हम ज की बात करें तो जैसे ये ज लिखा है तो ज के यहाँ एक नोक्ता लगा हुआ है ना, ऐसे पॉइंट लगा हुआ। आप देखिए इसमें, देखिए ये सारे पॉइंट लगे हुए हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या है? इन्हीं पॉइंट की वजह से इसे ये फारसी लैंग्वेज की हो जाती है, ठीक है। वैसे ज तो अपनी ही भाषा है, लेकिन ये जो मैं यहाँ ज के बगल में लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, जो बिंदु लगा रहा हूँ, वो क्या हो जाती है? उसी की वजह से ये क्या हो जाता है कि फारसी भाषा में आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। और इसी ये जो बिंदु होता है, इसी बिंदु को क्या कहते हैं? नोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? नोक्ता कहा जाता है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, नोक्ता कहा जाता है, ठीक है। आप ध्यान दे देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अमानक वर्ण की बात करने वाले। अच्छा, आगत ध्वनि में जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं डॉक्टर के ऊपर देखिए यहाँ पे लगा हुआ है एक चंद्र बिंदु टाइप में लगा है, तो वो भी क्या है? एक तरह से। फिर चॉकलेट देखिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं? आगत ध्वनि में आपकी आ जाती हैं। अमानक वर्ण की बात करेंगे। अमानक वर्ण वे वर्ण होते हैं जो हिंदी में कभी प्रयोग किए जाते थे, परंतु आज के समय में उनका रूप बदल गया है। मतलब कभी अपनी हिंदी भाषा में इनका प्रयोग होता था, लेकिन आज के समय में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब इनका क्या है
कि रूप परिवर्तन हो गया, मतलब इनका फेशियल वगैरह कर दिया गया है, ब्यूटी पार्लर में चले गए थे और इनका रंग रूप सब बदल गया है। तब समझ गए ना कि दिखने में कुछ और पीछे कुछ है और। तो पहले ये किसी और की तरह दिखते थे, अब थोड़ा अच्छे से दिखाई देते हैं। तो आइए देखते हैं क्या चीज़ें हैं। जैसे ये देखिए, आप तीनों को देख सकते हैं, झ भ ल। तो झ पहले कैसे लिखा जाता था उसको भी आप देख सकते हैं। पहले बहुत टेढ़ा मेढ़ा रहता था, उसके बाल घुंघराले थे झ के। फिर उसके बाद उसको जब मेकअप किया गया, उसके बाल वाल काट दिए गए, तो कितना प्यारा सा झ बन गया, झ से झरना बन गया। ठीक है। भ को देखिए, बेचारा ऐसे लटका पटका रहता था। ठीक है, तो उसका भी मेकअप किया गया तो अच्छे से भ बन गया। ल को देखिए, बेचारा दोनों तरफ पैर फैलाए हुए होता था, तो उसका जब मेकअप किया गया तो वो भी अच्छी तरीके से एक तरफ आ गया। ठीक है, पहले बाइक के दोनों तरफ ल बैठता था, अब एक तरफ लेडीज की तरह बैठता है। वैसे लेडीज आजकल कुछ आगे ही चली गई हैं। ठीक है, हम लोग तो पीछे रह गए। चलिए आगे का देखते हैं। ये क्या आ गया, अपना संयुक्त व्यंजन आ गया। भाई साहब तुम चलो, कहाँ चले गए भाई साहब? हाँ यही है ना। चलिए, तो अमानक वर्ण आपने समझ लिया। अमानक वर्ण पहले प्रयोग होते थे, अब प्रयोग नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तीन अमानक वर्ण कौन से हैं? झ, भ और ल। ठीक है, याद हो गया, झ, भ और ल। पार्श्विक व्यंजन की बात करेंगे। पार्श्विक का मतलब होता है कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा के बगल भाग पर बल पड़ता है, मतलब पार्श्व भाग, बगल, अगल बगल उसके लोड पड़ता है, बोलने में थोड़ा सा मेहनत पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसे ल बोलिए, ल ल या ल, ह में ल लगा हो, आधा ल हो, फिर पूरा ह हो, तो उसको बोलिए ल लह लह लह। ठीक है, तो उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, क्योंकि जीभ जो है आपको उसको अगल बगल भाग से वो बोलने में उसको प्रयत्न करना पड़ रहा है, बल पड़ रहा है। ठीक है, लुंठित व्यंजन की बात करेंगे तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा पीछे की ओर मुड़ती है उन्हें लुंठित व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा पीछे की ओर मुड़ती है उन्हें लुंठित व्यंजन कहते हैं। तो र, ठीक है, तो र जो है आपका लुंठित व्यंजन है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये बता दिया था। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं उच्चारण स्थानों पर आते हैं। तो ठीक है, उच्चारण स्थानों की अगर हम बात करेंगे तो जैसे आपको ट्रिक भी मैं दे दूंगा। और आपका देखिए, उच्चारण स्थान दोस्तों आप बड़े ध्यान से देखिएगा, यही उच्चारण स्थान आपको संस्कृत में भी काम देने वाला है और यही उच्चारण स्थान आपको हिंदी में भी काम देने वाला है। तो आप एक तीर से दो निशाने यहाँ पे कर सकते हैं। तो ध्यान से उच्चारण स्थान आपको देखना है। यह मेरे रेगुलर वीडियो देखने वालों के लिए है, जो भी हैं, जितने भी हैं, संख्या कम ज़्यादा से नहीं फर्क पड़ता है। जितने भी हैं रेगुलर जो देखने वाले हैं उनको मेरी सलाह है कि ये जो मैं बता रहा हूँ उच्चारण स्थान, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। ये आपका संस्कृत भाषा में अगर 2 नंबर का हिंदी में फंसेगा तो 2 नंबर का आपका संस्कृत में फंसेगा, मतलब 4 से 5 नंबर आप इसी वीडियो से क्लियर कर लेंगे। बात समझ में आई? बात मानिए और आइए पढ़िए। ठीक है, आइए चलते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। तो मैंने यहाँ पे उच्चारण स्थान जो है वो संस्कृत के ही हिसाब से लिए हैं कि आप हिंदी का भी तैयार कर लें और संस्कृत का भी तैयार कर लें। ठीक है, वर्णों का उच्चारण स्थान। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अच्छा, जो उच्चारण स्थान होते हैं कई होते हैं, तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये होते हैं उच्चारण स्थान। फिर कंठोष्ठ होता है, फिर दंतोष्ठ होता है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो आप यहाँ से देखिएगा, हिंदी संस्कृत को मिक्स करके देखिएगा दोस्तों। इस यूपीटीटी में संस्कृत वही लेता है जिसको इंग्लिश नहीं आती है, और संस्कृत इसलिए लेता है कि वो संस्कृत और हिंदी को मिक्स करके पढ़ता है, तो 60 नंबर में से अच्छे मार्क गेन कर लेता है। ठीक है, तो आइए देखिए, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। कंठः, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, मतलब अकुह का मतलब हो जाएगा अ और क वर्ग। ठीक है, अ और क वर्ग। अब अ में क्या आता है?
और आ आता है। आप वीडियो में देख सकते हैं, बाकी मैं अपनी बातें आपको पहुंचा रहा हूं, ठीक है। आप वहां पे देखिए, मेरे चेहरे को मत देखिए, मेरी आंखों में मत देखिए, ठीक है। आप वीडियो में देखिए कि वहां पे जो लिखा हुआ है आ को एक साथ लिखा गया है, क पे गोला बनाया गया है, ठीक है। इतना बेहतर तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, ये मेरे खुद के अपने नोट्स हैं जिससे मैं खुद पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। अकूह विसर्जनीया नाम कंठ, आ हो गया और क वर्ग हो गया। क वर्ग में क्या होता है, क ख ग घ अंगा, क ख ग घ अंगा। अब अंगा अनुनासिक में आता है तो उससे आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, मतलब नासिका से भी बोली जाती है, नासिका से भी पंचमाक्षर बोलते हैं, पंचमाक्षर बोला जाता है उसे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपका कंठ से भी बोला जाता है और नासिका में भी बोला जाता है, तो ठीक है। अकूह विसर्जनीया नाम कंठ, अ और क वर्ग और क्या कहा गया, अकूह, ह भी आया है, तो ह वर्ण जो होता है ये आपका भी कंठ से बोला जाता है। तो फिर से बोलिए, अकूह विसर्जनीया नाम कंठ, आ क वर्ग और ह, ठीक है। आगे चले, समझ में आ गया, पक्का पक्का आ गया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका ईचू यशा नाम तालु, ईचू यशा नाम तालु। तालु का मतलब होता है तालु से बोला जाता है, ठीक है। तालु जो आपकी जिह्वा के ऊपर का भाग होता है, तो इन सारी चीजों से बोला जाता है। तो ईचू यशा नाम तालु, ई और च वर्ग, ठीक है, और य और स, ठीक है। कौन सा स, एक दंती स होता है और एक कौन सा स होता है, कल मैंने बताया था, आज बताऊं या ना बताऊं? कल मैंने बताया था, जिन्होंने कल का वीडियो देखा है तो वो यहाँ पे जान जाएंगे कौन सा दंती स होता है, कौन सा तालब स होता है, कौन सा मूर्धन्य स होता है, ठीक है। ईचू यशा नाम तालु, ई और ई होता है, च वर्ग होता है और य और श होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये किससे बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। अकूह विसर्जनीय नाम कंठ, मतलब कंठ से कौन बोले जाता है, कंठ का मतलब होता है गला, जो गले से बोला जाता है, क ख ग घ अंगा, आ, ठीक है। हो, ये हो गया अकूह, कंठ से बोले जाने वाले हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों ईचू यशा नाम तालु का, तो ई च छ ज झ इया, ठीक है, य श, ठीक है। इनको बोलने में क्या होता है, तालु का प्रयोग किया जाता है, जो हमारे तालु हैं, मुख के ऊपर का भाग, ठीक है। ऋतु लसा नाम दंत, ऋतु लसा नाम दंत, ऋतु लसा नाम दंत। तो ऋ जो ऋ हो गया आपका, ठीक है, री हो गया, एक तरह से समझ सकते हैं, लिडी हो गया, ट वर्ग हो गया और ल और स हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, अब तो पकड़ लिए होंगे कि कौन सा दंती स होता है, कौन सा तालव्य स होता है, ठीक है। मैं एक पॉइंट आगे आ गया, चलिए पीछे चलते हैं, बैक करते हैं। वही तो मैं बोलूँ कि एक कैसे छूट गया मेरा मूर्धा, ठीक है। तीसरे नंबर पे देखते हैं, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। रि ट वर्ग र और श, कौन सा स, मूर्धन्य श, मूर्धन्य श का मतलब खटखुड़वा श, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ऋतु रसाणाम मूर्धा, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, कंठ तालु मूर्धा, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा हो गया, ठीक। आगे बढ़े। ईचू यशा नाम तालु जो दूसरे पॉइंट पे है, उसमें जो स है वो कौन सा स है, तो वो तालव्य स हो जाएगा। अगर आपने दिमाग थोड़ा सा भी सेंस लगाया होता तब भी आपने बता दिया होता कि ईचू यशा नाम तालु, जब हम तालु कह रहे हैं, तालु 10 बार कह रहे हैं, तो यश कौन सा, तालव्य स हो जाएगा ना, जो बड़ा स है आपका ये तालव्य स हो जाएगा। और जो आपका नीचे दिया गया है किसमें, ऋतुलशा नाम दंतः, तो ये जो आपका दंती स हो जाएगा, छोटा सा आपका दंती स हो जाएगा, बड़ा सा आपका तालव्य स हो जाएगा, और खटखुड़वा श जो है आपका क्या हो जाएगा, मूर्धन्य श हो जाएगा। समझ में आई बात, आगे चलते हैं। तो ऋतुलशा नाम दंत, री जो री का मतलब ऋकार, ऋकार,
ठीक है। ली जो होता है ये भी दंत से बोला जाता है। ली बोले गए दंत दांत में आपकी जीभ फंस जा रही है ना, ली जब बोलेंगे त बोलिए, देखिए जीभ आपके से ऊपर वाले दांतों के पीछे से ना चिपक जा रही है। ल देखिए बोलिए त थ द ध न, बोलिए ल स, ठीक है, ये हो गया। श जो तालव्य स है उसको कैसे बोलेंगे, श तालु में जाना चाहिए जीभ। दंती स को कैसे बोलेंगे, स जीभ जो है दांत के पीछे आ जानी चाहिए, ठीक है। और मूर्धन्य श कैसे बोलेंगे, श। उसको बोलने में क्या होना चाहिए, आपके मुख में मुड़ जाना चाहिए, गोला बन जाने चाहिए। चलिए, ऊपु उपधमानीय नाम ओष्ठ, ऊपु पद्मानीय नाम ओष्ठ, ऊपु पद्मानीय नाम ओष्ठ, ऊप पद्मानीय नाम ओष्ठ, या इसको पढ़ सकते हैं ऊपु पद्मानीय नाम ओष्ठ। मतलब ओठों से क्या क्या बोला जाता है, तो ऊ और ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ ओठ से बोले जाते हैं। बोलिए ऊ, देखिए ओठ हमारे क्या हो रहे हैं, गोल टाइप के बन जाते हैं, ऊ। अब देखिए प वर्ग को बोलेंगे तो दोनों होठ आपस में चिपक जाएंगे, प फ ब भ म, चिपक रहे हैं ना आपस में, तो ये क्या हो गया, ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। वकारस्य दंत ओष्ठ, वकारस्य दंत ओष्ठ, व आप बोलिए, वो क्या है, अगर पूछे व का उच्चारण स्थान क्या है तो बोलेंगे दंतोष्ठ होगा। क्या होगा, दंतोष्ठ होगा, ठीक है। वकारस्य दंत ओष्ठ, ठीक है। अच्छा, पांचवा फिर से एक बात देखिए, उपपद्मानीय नाम ओष्ठ, इसमें उ और प वर्ग जो होता है ये आपका ओष्ठ से बोला जाता है। अच्छा, उपधमानीय नाम, उपधमा का मतलब क्या होता है, तो आइए मैं उपधमा आपको बता दूं। इस प्रकार से जो होता है, ठीक है, ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं, ये दोनों आपस में चिपके होते हैं। यहाँ पे देखिए बना हुआ है, तो ये जो आपस में ऐसे चिपके हुए हैं ना, ये उपधमा नहीं होता। किसी अक्षर के आगे जैसे फ लिखा है और इस तरह से लिख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका उपधमानीय हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, उपधमानीय हो जाएगा, ठीक है। इनके ऊपर क्या होता है, एक अर्धचंद्र ऊपर एक अर्धचंद्र नीचे हो जाता है, ठीक है। तो बात समझ गए होंगे। इनका प्रयोग अक्सर हम लोग करते नहीं हैं, ठीक है, ये व्याकरण में प्रयोग किया जाता है, तो लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे पूछ लेगा कि उपधमानीय, या तो पहचानने के लिए पूछ लिया जाएगा कि इसकी पहचान बताइए कौन सा इसमें उपधमानीय है। तो इसी प्रकार से आपका जैसे फ के आगे लगा हुआ है एक अर्धचंद्र ऊपर एक अर्धचंद्र नीचे, तो इसमें से आपको पहचान बतानी पड़ जाएगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वकारस्य दंतोष्ठ मैंने बता दिया, व का उच्चारण स्थान हो जाता है दंतोष्ठ हो जाता है, ठीक है। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, दंत ओष्ठ, दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ, दांतों से और ओठों से। व जब आप वो बोल रहे हैं तो आपके दांतों का भी प्रयोग हो रहा है और आपके होठों का भी प्रयोग हो रहा है, तो क्या हो गया, दंतोष्ठ हो गया, ठीक है। ऐसे ही होता है ए दैतोह कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों को मिला के जब बोला जाता है तो उसे कहते हैं ए दैतोह कंठ तालु। ए दैतोह कंठ तालु में मतलब ए और ए का उच्चारण स्थान अगर पूछे आपसे तो कौन हो जाता है, हो जाएगा तो कंठ तालु हो जाएगा। फिर और देखिए ओ दैतोह कंठ ओष्ठ, ओ दैतोह कंठ ओष्ठ, ये क्या हो जाएगा, ओ और औ का कंठ और ओष्ठ की बात की जा रही है। ए दैतोह कंठ तालु, ए का जो उच्चारण स्थान होगा वो कंठ और तालु हो जाएगा, लेकिन ओ दैतोह कंठ ओष्ठ इसका उच्चारण हो जाएगा कंठ और ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। वकारस्य दंतोष्ठ,
वकारस्य दंतोष्ठ है, दांतों और ओठों के मेल से जिसका उच्चारण स्थान होता है वह होता है, वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, दांत दंत और ओष्ठ से होता है। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा ए दैतोह कंठ तालु, ए और ए का उच्चारण स्थान किससे होता है, कंठ और तालु से होता है। इसे आप कंठ तालव्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कंठ तालव्य कह सकते हैं। समझ में आई बात, आगे बढ़े। अच्छा, एक और इसमें छूट रहा है, ओ दैतोह कंठ ओष्ठ। ओ दैतोह कंठ ओष्ठ की जब हम बात करेंगे तो ओ दैतो, ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। बात समझ में आई, आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नासिक के व्यंजन। ठीक है, ए दैतो कंठ तालु, ए हो जाएगा, ओ दैतो कंठोष्ठ, ओ हो जाएगा। ठीक है, कंठोष्ठ कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा, कंठ तालु या कंठ तालव्य कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप भी कहेंगे कितना, ठीक है, ऐसे ही पढ़ेंगे एक ही बार में, समझ लीजिए क्यों। जैसे अच्छा, आप बताइए, आप मेरा वीडियो देखने के बाद फिर किसी का वीडियो उच्चारण स्थान देखने जाएंगे तो मेरे पढ़ाने से फ़ायदा क्या। इतना मेहनत करके मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, तो मेरे पढ़ाने का मतलब ही क्या कि जब मैं आपको पढ़ा दूँ और मेरे पढ़ाने के बाद फिर आप किसी दूसरे का वीडियो देखने जाएं तो वैल्यू क्या रह जाएगी यार। कुछ मेरा भी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो मुझसे एक बार पढ़े तो उसको बात समझ में आ जाए, और जो सिर्फ एंजॉय करने आया है तो एंजॉय करता रह जाएगा, वो हमेशा प्राइवेट सेक्टर में काम करेगा। कहाँ काम करेगा, प्राइवेट सेक्टर में काम करेगा, 12 घंटे की ड्यूटी करेगा, 10,000 रुपये आएंगे, और छुट्टी उट्टी तो भूल जाओ। ठीक है, बात समझ में आई, कड़वी है पर अच्छी है। और जो ध्यान से पढ़ेगा वो कहीं से भी पढ़े, किसी से भी पढ़े, अगर आप अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो यार सरकारी नौकरी ही बहुत कुछ नहीं होती है, लाइफ में बहुत कुछ होता है। पढ़े लिखे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप पढ़ेंगे ही नहीं, सिर्फ मुंह मारेंगे इस चैनल पे उस चैनल पे, इस किताब में उस किताब में, कोई मतलब नहीं। एक ही किताब पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप 50 चैनल फॉलो करिए, लेकिन कोई मतलब नहीं जब तक आपके दिमाग में। अब मेरे पढ़ाने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे लगता है कि कोई नहीं आपको समझा पाएगा, क्योंकि ये जिस नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ ये उन महान व्यक्ति के द्वारा बताया गया है। देखिए, किसी का नाम लेकर, अभी मैं नाम ले लूँगा तो 10-20 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, लेकिन किसी का नाम लेके आगे बढ़ना मेरी फितरत में नहीं है भाई साहब। नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, एक बार बोल दूँ तो अपने चैनल पे बोल देंगे सिर्फ मेरा नाम, तो हज़ारों लाखों सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो ये काम नहीं करना है। ठीक है, जो भी करना है अपने दम पे करना है, अपनी मेहनत से करना है। क्या करना है, अपने दम पे करना है, अपनी मेहनत से करना है। सहारा लेना चाहिए, जरूरी है सहारा लेना, लेकिन ये कहिए कि कोई आपको ले जाके, अच्छा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, तो ये कोई ये चीज़ें मुझे सिखा नहीं सकता। ये चीज़ें मैंने सालों से पढ़ाते पढ़ाते अपने अंदर डेवलप की है। ठीक है, आज नहीं तो कल, 1 साल 2 साल और लगेंगे। किस्मत का क्या भरोसा, कब पलटी खाए, कब जय हो जाए। तो ठीक है, मेहनत करिए, एक एक सीढ़ी चढ़िए। आप सोच रहे हैं कि आपको हिंदी या कोई भी सब्जेक्ट, आप सोच रहे हैं सीधा आप मास्टर बन जाएंगे, तो नहीं बन पाएंगे। पहले आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग ही नहीं, आपको पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, मतलब कक्षा 1 से लेके BA तक आपको पढ़ना होगा। मतलब 15 साल आप पढ़ाई करेंगे, फिर आपको 2 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उस 2 साल की ट्रेनिंग में आपको 4 सेमेस्टर एग्जाम देने पड़ेंगे, मतलब 2 सालों में 4 सेमेस्टर एग्जाम देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, टेट या सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से तब जाकर आप किसी भर्ती के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। तो इतनी मेहनत करते हैं तब जाकर आप, तो आप बताइए, आप इतने सालों मेहनत करने के बाद, इतनी ट्रेनिंग करने के बाद, ट्रेनिंग में लाखों रुपए फूकने के बाद, तो क्या आप किसी प्राइवेट जॉब के लिए तैयार हो रहे हैं? तो आप इतना पढ़ लीजिए कि नौकरी मिले या न मिले, कुछ ना कुछ आप उखाड़ दें, झंडा गाड़ दें। बहुत सारे लोग बिना नौकरी के बहुत ही झंडा गाड़े हैं। तो यार सबको नौकरी मिलेगी भी नहीं, इतना आप जान लो, क्योंकि 10-10 लाख, अच्छा सीटेट का फॉर्म भरा जाता है, 30-30 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो क्या पूरे भारत की वैकेंसी देख लो, 30 लाख फॉर्म नहीं आता है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप
अभी से मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, पहली बात जॉब तो मिलेगी, अगर आप मेहनत करेंगे तो आज नहीं तो कल आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, जॉब मिलना या न मिलना बहुत सारी उसमें प्रोसीजर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आरक्षण व्यवस्था होता है, कोटे फिक्स होते हैं, तो उसके बाद आपको जॉब मिलता है। ठीक है, उन लोगों को भी मतलब ये जो व्यवस्थाएं बनी हैं तो वो भी बहुत सोच समझ के बनाई गई हैं कि सबको सब उसकी ज़रूरत है, तो उसी हिसाब से चलता है सिस्टम। तो सिस्टम के हिसाब से आपको चलना है, पढ़ाई कर लेना ही आपकी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है। नौकरी बहुत ही मुश्किल से मिलती है, तो आपको सोच लेना है कि आपको पढ़ना है या आपको प्राइवेट जॉब में जाना है। ठीक है, तो चलिए आखिरी आपका बचा हुआ नासिक व्यंजन जो कि मैं आपको बता देता हूँ, जो कि शुरू से ही मैं आपको बताते आ रहा हूँ, इसी वीडियो में आपको बता रहा था कि जो आपका अंगा है ये आपका नासिक के होता है। मैं क्यों कह रहा था, इन्हीं को पंचमाक्षर भी कहते हैं। पंचमाक्षर का मतलब हो जाएगा, अगर आप देखें तो म से हम उठाते हैं प फ ब भ म, पांचवा अक्षर हो गया। त थ द ध न, पांचवा अक्षर हो गया। ट ठ ड ढ अड़ा, पांचवा अक्षर हो गया। फिर उसके बाद हो जाता है आपका च छ ज झ न, पांचवा अक्षर हो गया। क ख ग घ अंगा, पांचवा अक्षर हो गया। तो ये क्या हो गए, 5 अक्षर हो जाते हैं। ये स्पर्श व्यंजन के जो 5वें अक्षर होते हैं, वर्गीय व्यंजन के जो 5वें अक्षर होते हैं, इन्हीं को आप क्या कहा जाता है, नासिका च, मतलब अंगा इया अड़ नम, इनको नासिका च मतलब नाक के द्वारा बोला जाता है। बोलिए अंगा अंगा इया अड़ नम न म। ठीक है, न अलग है, म अलग है, न म। तो इसको आप याद कर सकते हैं पंचमाक्षर के नाम से, अंगा इया अड़ नम। याद हो गया, आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, इसकी एक और खास बात मैं बता दूं, अगर ये अकेले पूछे जा रहे हैं या इन पांचों में से किन्हीं को लेके पूछा जा रहा है, जैसे पूछ ले अंगा और म का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कहेंगे नासिका च या नासिका कहेंगे। अगर पूछ ले कि अंगा इया अड़ नम, इन पांचों का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कहेंगे नासिका है। अगर आपसे पूछ ले कि न का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कहेंगे नासिका। आपसे पूछ ले कि अंगा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कहेंगे नासिका। आपसे पूछ ले अड़ा का उच्चारण स्थान क्या है, बोलेंगे नासिका। आपसे पूछ ले इया का उच्चारण स्थान क्या है, तो बोलेंगे नासिका। लेकिन अगर आपसे पूछ ले च छ ज झ इया का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कहेंगे क्या कहेंगे, ईचो यसानम तालु, क्योंकि ये अपने वर्ग के साथ आ गया है, च के साथ आ गया है, छ के साथ आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फिर आपका तालु हो जाएगा, तब आपका नासिका नहीं होगा। मतलब जब पंचमाक्षरों के बाद पूछा जाए। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन भी है, देखिए केवल पंचमाक्षर की बात की जाएगी तो नासिक के होगा, केवल पंचमाक्षर की बात करी जाएगी तो वो नासिक के होगा। जब वर्गों के अक्षरों के साथ पूछे तो क्या हो जाएगा, जो वर्ग के उच्चारण स्थान होंगे वो हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया अंगा का उच्चारण स्थान क्या है, तो नासिका है, लेकिन पूछा गया घ और अंगा का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ हो जाएगा, क्योंकि घ उसके साथ आया तो वर्ग का अक्षर उसके साथ आया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताई है। तो दोस्तों लेक्चर भी मैंने थोड़ा सा दे दिया आप लोगों को, तो डीमोटिवेट नहीं होना है, किसी को नहीं होना है, सब लोग मोटिवेट रहिए, इतना पढ़िए इतना पढ़िए इतना पढ़िए ना कि किसी सरकारी नौकरी के मोहताज ही ना रहो। बात समझ रहे हैं मेरी बात, जिसको समझ में आ गई तो वो तो पढ़ लेगा। इतना पढ़ लीजिए कि आप खुद ही मास्टर बनाने लायक हो जाएं। समझ रहे हैं कि मास्टर तो बच्चों का भविष्य बना रहा है, आप मास्टरों का भविष्य बनाने के लिए तैयार हो जाइए। बात समझ में आ गई होगी तो समझ में आ गई होगी। चलिए फिर आगे चलते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ा जाए कल, कल के टॉपिक में हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ लेंगे, कुछ पढ़ लेंगे। अनुनासिक, अनुस्वार है, फिर आपके अल्प प्राण, महाप्राण, ये सारी चीज़ें हैं, इनको कल हम देखते हैं। ठीक है, कल की क्लास में इनको देखते हैं, फिर देखेंगे। फिर आपका संधि, समास, छंद, अलंकार, उपसर्ग, रस, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत सारी। पर्यायवाची विलोम, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को, जबकि ये कि पर्यायवाची विलोम अथाह सागर है,
लेकिन इनको भी थोड़ा थोड़ा लिया जाएगा। लेक्चर बहुत बड़े हो रहे हैं, कल से मैं लेक्चर को थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश करूँगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जा रहा है। चलिए जय नमस्कार। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। हाँ, ये सब कहना मैं सीख चुका हूँ।